Hello friends, my name is Sanjay. I am a BPT third year student from गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो एंड मेडिकल में स्वागत है। फिर मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, है ना। इससे पहले मैंने लेज़र का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने सभी जितने भी साल में आए हुए क्वेश्चन उसको सबको कवर अप किया था। इस बार भी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है IFT, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको करना ज़रूरी है क्योंकि ये हर साल पूछा गया है। जैसे देख लीजिए 16 में, 2017 में, 18 में, नहीं सॉरी 19 में, 21 में, 22 में और 23 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वो नहीं लिख पाया मैं, तो ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 15 नंबर में पूछ देते हैं, 5 नंबर में तो आना ही आना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के बेस से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मैं जो नोट्स बनाया हूँ ये नंदा का बुक है और जगमोहन सिंह का बुक है, उससे मैंने बनाया है, ठीक है ना। आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी को इस सब प्रीवियस ईयर का नोट्स एक जगह पर आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया था कि क्लोरल लीफ पैटर्न ऑफ दी IFT, कि IFT में जो क्लोरल लीफ पैटर्न बनता है उसके बारे में पूछा गया था। व्हाट इज़ द बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था। एट द नोट ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द IFT का इंडिकेशन क्या है ना, उसका बीट फ्रीक्वेंसी क्या है और इंडिकेशन पूछा था। मोड ऑफ द IFT कि कौन कौन से मोड में हम IFT की दो दे सकते हैं, ठीक है ना। और बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ IFT सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द IFT, है ना। प्रोडक्शन ऑफ द IFT कैसे करेंगे, उसका सिद्धांत कौन सा है, राइट द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है गाइज, समझ में आया ना। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना में जो होगा ना, हमारे बुक में बहुत से 80% चीज़ें हमारी कवर अप हो जाएगी, ठीक है ना। 20% के लिए हम बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम के बेस में देखें तो यही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है समझ में आ रहा है ना। तो यही पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि IFT का डेफिनेशन क्या होता है। तो IFT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IFT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। क्या होता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ठीक है। इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय होनीमिक ने इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई इट्स नेम इज क्या है, इज कॉल्ड इज होनीमिक करेंट। इसे होनीमिक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, होनीमिक करेंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, होनीमिक करेंट किसे कहते हैं, तो IFT को कहते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है। IFT प्रोड्यूस अ लो फ्रीक्वेंसी करेंट इफेक्ट ऑन द टिश्यू बाय द यूज ऑफ द टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट। देखिए इंपॉर्टेंट है, IFT क्या करता है, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ करके हम लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर, टिश्यू में। एक बार और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि IFT प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द टिश्यू में, टिश्यू के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि IFT कहाँ पर, IFT में जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है कहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है ना। बीट फ्रीक्वेंसी हम आगे बात करेंगे। तो जो करंट लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस होती है वो टिश्यू के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन में नहीं होता, टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है ना। बाय द यूज ऑफ द टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट, इसमें टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट को यूज़ करके हम एक छोटा लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन द टिश्यू में। इसे हम क्या, ये हमारा IFT कहलाता है, ठीक है ना। IFT में यही प्रोसेस होता है, ठीक है। out of the two medium frequency current, one current is always 4000 hertz, 4000, because of there is a minimum impedance generated by the tissue against this frequency current. then two medium frequency ही current उपयोग क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे पे जाते हैं प्रैक्टिकल में, कि हमारे पास ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी करंट है लेकिन हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग क्यों कर रहे हैं, है ना। उसका उपयोग करके हम लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी टिश्यू के अंदर। भाई हमारे पास तो ऑलरेडी है ना। लेकिन इसका रीज़न ये है गाइज कि जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होती है वो टिश्यू लो इम्पीडेंस जनरेट करता है। अब इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है रेजिस्टेंस। मान लीजिए मैं कोई करंट दे रहा हूँ किसी टिश्यू के अंदर, तो जब करंट जितना जो टिश्यू होगा, एक पर्टिकुलर जो टिश्यू होगा, उस करंट को जितना अपोज करेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, रोकेगा, वही उसका क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। रेजिस्टेंस ही हम टिश्यू के अंदर हम जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है गाइज। तो ये समझ में आ गया ना, मिनिमम इम्पीडेंस जनरेटेड बाय द टिश्यू अगेंस्ट दिस फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है।
तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में क्या होता है, मिनिमम करंट इम्पीडेंस जनरेट होता है, इसलिए हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग करके लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू के अंदर। समझ में आ रहा है ना गाइस। ठीक, ये जो हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी IFT। IFT का प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल क्या है, द इंटरफेरेंशियल थेरेपी डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरफेरेंशियल इफेक्ट ऑफ द टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्रॉसिंग इन द पेशेंट टिश्यू। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि हमारा प्रिंसिपल यही है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरफेरेंशियल इफेक्ट। इंटरफेरेंशियल समझ में आ रहा है ना, क्रॉस करना, क्रॉसिंग करने के इफेक्ट पर हमारा क्रॉस करना। ठीक है ना, उसी पर हमारा पूरा प्रिंसिपल काम करता है, किसका, IFT का, इंटरफेरेंशियल इफेक्ट ऑफ टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्रॉसिंग एट द पेशेंट टिश्यू। ठीक है ना, एक पेशेंट टिश्यू में हम क्या करते हैं, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को क्रॉस कराते हैं, तो जो हमारा मेन रिजल्टेंट हमारा नेट जो वो निकलता है, करंट निकलता है, करंट लो फ्रीक्वेंसी करंट निकलता है, वही उसी सिद्धांत पर हमारा IFT काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। The basic principle of the interferential therapy IFT is utilized to significant physiological effect of low frequency electrical stimulation of nerve without the associated painful and the unpleasant side effect sometimes associated with the low frequency current stimulation। देखो ये क्या बोल रहा है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे पास ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी करंट है, लेकिन हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग करके हम लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्या होता है गाइज, ये लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होती है, जो हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ करके जो बना रहे हैं, वो नर्व को विथआउट नर्व्स विथआउट स्टिमुलेशन, जो बिना नर्व को स्टिमुलेट किए हुए, ठीक है ना, हमें हमारा रिजल्ट देता है। वरना जो दूसरे लो फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं वो नर्व को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, ये स्टिमुलेशन नहीं करता। साथ ही क्या होता है, पेनफुल लेस होता है, मतलब बहुत ही कम पेनफुल करेगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। ठीक है ना, ये अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स समटाइम एसोसिएटेड विद द लो फ्रीक्वेंसी करंट स्टिमुलेशन। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आ रहा है ना, इतना ये अब देख लेना, ठीक है ना, ये अब समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। बीट फ्रीक्वेंसी सिंगल 5 नंबर में आ जाता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द इंटरफेरेंशियल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट इन द टिश्यू इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वही हमारा द इंटरफेरेंशियल करंट। जब हम टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग करके हम इसे क्रॉस कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंशियल जो करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और बीट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर जनरेट होती है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर होती है, टिश्यू के अंदर। ठीक है। द इंटरफेरेंशियल आर द टू टाइप का इंटरफेरेंशियल होता है, याद रखना इसे। सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेम कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना, सम हो जाएगा, ठीक है, सेम वेवलेंथ और सेम फेज में जब कोई हमारा वेव होगा तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए, इसका भी ए का हमारा सेम वेवलेंथ है ना, बी का हमारा सेम वेवलेंथ है और वो भी है, ठीक है, एनर्जी भी सेम है, सेम वेवलेंथ और सेम फेज में है, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो इसे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, अपोजिट वेव, एक तो वेवलेंथ अगर सेम होगा भी तो ठीक है ना, अपोजिट फेस में होता है, ठीक है ना, अपोजिट फेस में होगा तो क्या होगा, तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप यहाँ पर आपको वेव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब चलिए हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसी हमने कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेजर टेक टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है, हम चलो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट वन जो करंट ए जो होगा वो 4000 हर्ट्ज का लेंगे। देखिए गाइस, हमेशा वो IFT में अब जब हम बीट फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट करें तो एक जो करंट होगा हमें हमेशा 4000 हर्ट्ज का लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और सेकंड को हम वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड को वेरिएबल रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है गाइस, तभी हमारा बीट फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो करंट बी क्या है, 3900 हर्ट्ज, वेयर द टू करंट आर applied to the tissue at the point where the current or crossover the new beat frequency current is generated, ठीक है ना सर। जब हम टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज़ कर रहे हैं और जब उसको क्रॉस कराते हैं, जैसे देखिए इस डायग्राम में साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, करंट ए है, करंट बी है, ठीक है।
ठीक है। अब इसका देखिए ये गाइस समझ में आ रहा है ना कि इसका दो चैनल होते हैं। करंट ए का 2 होगा, ठीक है ना, बी का भी 2 होगा। तो मतलब यहाँ चार इलेक्ट्रोड्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। चार हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसको चार इलेक्ट्रोड को हम पैड इलेक्ट्रोड को हम लगाते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे को ऐसे फिट करते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस करे। जैसे देखिए ए है तो ए डेज, ठीक है ना, ए और ए डेज, 4000 का ये है, 4000 का ये भी है, लेकिन हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉस करे ये, ठीक है ना, एक दूसरे को अपोजिट में रखेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये बीट फ्रीक्वेंसी दूसरा क्या है 3900 का हमने वो लिए करंट लिया है, उसको भी हमने आपस में क्रॉस करे हैं, और ऐसे रखते हैं कि ये जो दूसरे होंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटे, ठीक है ना, एक पॉइंट पर इंसेक्ट करे, उसे काटे, और जिस पॉइंट पर वो काटेंगे टिश्यू पर वहीं पर हमारा क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। समझ में आ रहा है ना गाइस। तो ये होगा क्या होगा, ए हो गया ए डैश हो गया, बी और बी डैश। तो हमेशा ऐसे ही रखते हैं। प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो प्लेसमेंट पूछा जाता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में। तो आईएफटी का प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, हमेशा क्रॉस में रखना है, समझ में ना। जैसे रेड रेड और ब्लैक ब्लैक होता है, 2 कलर हो गए, ठीक है ना। तो रेड रेड को कैसे करेंगे, अपोजिट में रखेंगे, अपोजिट मतलब ऐसे अपोजिट नहीं, ठीक है ना, क्रॉस में, ऐसे अपोजिट में, ठीक है, ताकि एक दूसरे को इंसेक्ट करे, काटे, ठीक है ना। और ब्लैक ब्लैक को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट में रख देंगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे को काटे, ठीक है गाइस। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, अब फिगर में दिख रहा है, फिगर की जो चित्र है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी बाय द 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, है ना। यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ द 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। ये देखिए मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है 4000 हर्ट्ज और 3009 हर्ट्ज, ठीक है। न्यू बीट फ्रीक्वेंसी करंट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। जो न्यू बीट फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट होती है गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इसका फीचर्स क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी द न्यू बीट फ्रीक्वेंसी इज द 100 हर्ट्ज होगा। देखिए अब 4000 हर्ट्ज लिए हैं, 3009 हर्ट्ज लिए हैं, अब इसको जब माइनस करेंगे ना तो कितना हमारा वो निकलेगा, बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो क्या निकलेगा, 100 हर्ट्ज, है ना, 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे न्यू बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 100 हर्ट्ज, ठीक है। इट इज़ द लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस। ये जो करंट होती है बीट फ्रीक्वेंसी जो हमने लिया है 100 हर्ट्ज का, वो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है, और लो फ्रीक्वेंसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कहाँ पर, टिश्यू पर, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक है, हमारा क्लोरल लीफ पोजीशन ऑफ दी आईएफटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पोजीशन बस को पूछ देते हैं, बताइए क्लोरल लीफ कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये अपोजिट रखे हैं, ये अपोजिट है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये वर्टिकली है, लेकिन ठीक है ना, ठीक है, वर्टिकली रखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्लोरल लीफ पैटर्न में क्या रखते हैं, सेम ही है, लेकिन हम इसको इस तरह से पोजिशन करते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्लोरल लीफ जैसा हमारे पैटर्न हमें दिखाई दे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। क्लोरल लीफ पोजीशन ऑफ दी आईएफटी, ठीक है। 4000 हर्ट्ज ए है और ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ए डेस, बी डेस, ठीक है ना। और न्यू बीट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बस बनाना होता है, ठीक है ना, डायग्राम बना दिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो ऐसे पोजीशन करते हैं। ए डेस हमने क्या लिया, ए का 4000 हर्ट्ज हुआ है, तो ए डेस भी ये भी 4000 हर्ट्ज ही है। बी क्या है, 3009 हर्ट्ज ले लिया हमने, और बी डेस यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पर वो जो एरिया जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा इंसेक्ट एरिया, वो यहाँ पर न्यू बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जनरेट होगा, और कितने का होगा, 100 हर्ट्ज का होगा, ठीक है गाइस। अब बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 4000 माइनस 3900 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी का समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना, और कोई भी गलती रही होगी फिर मैं उसको भी सुधार लूँगा, ठीक है ना गाइस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होता है आईएफटी का, एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। अब हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट ऑलरेडी है, लेकिन हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग करके न्यू बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ तो एडवांटेज होगा ना। तो देखिए, डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेंसरी नर्व इरिटेशन। ये जो होता है ये डू नॉट प्रोड्यूस नो एनी सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट नहीं करता है। दूसरा होता है फ्री ऑफ एनी बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन सरफेस एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। लो फ्रीक्वेंसी करंट क्या काम करती है, वो स्किन को बर्न कॉज भी करता है, लेकिन ये जो होती है फ्री होता है, समझ में आ रहा है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है, फ्री ऑफ एनी बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है ना गाइस, ठीक है। आईएफटी इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट, दैट्स व्हाई इट्स पेनिट्रेटेड डीपर लेयर ऑफ द टिश्यू, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी करंट कम टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट हो तो ज़्यादा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है ये ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना।
तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अल्टरनेट करंट, दैट्स वाई इट पेनिट्रेट द डीपर लेयर ऑफ द टिश्यू। ये जो होते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है, इसलिए डीपर लेयर ऑफ द टिश्यू को वो क्या होता है, पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज द मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटिंग टिश्यू एट द जनरेटिंग डेप्थ फॉर मसल टेंडन और नर्व। ठीक है ना, मसल टेंडन नर्व जो अंदरूनी चोट होती है उसको हम ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, डेप्थ में जाता है। ठीक है गाइस, रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन इज मिनिमम वाइल द यूज ऑफ द मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। हम जब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का उपयोग करते हैं गाइस, तो इसका क्या होता है, जो रेजिस्टेंस पावर होती है, जो टिश्यू का इम्पीडेंस पावर होती है, वो लो होती है एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। लो फ्रीक्वेंसी करंट को टिश्यू का इम्पीडेंस पावर ज़्यादा होती है लो फ्रीक्वेंसी करंट के लिए, लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के लिए टिश्यू का इम्पीडेंस पावर कम हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया हमारा उसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दी IFT। IFT में हमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इट्स डिपेंड अपॉन दी, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है किसकी चीज़ों पर। पहले होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दी करंट, हमारा मैग्नीट्यूड करंट का मैग्नीट्यूड क्या क्या है। ठीक है, दूसरा होता है टाइप ऑफ द मोड, हम कौन से मोड में दे रहे हैं, कांस्टेंट मोड में दे रहे हैं या रिदमिकल मोड में दे रहे हैं। ठीक है ना, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हमारा रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कौन सा है, कितने रेंज में ले रहे हैं। ठीक है ना, हमारा बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग, हमारा इलेक्ट्रोड का पोजिशनिंग का एक्यूरेसी भी होना चाहिए। हमें जो क्रॉस कर रहे हैं, हमारा पेन के जस्ट मान लीजिए इस पॉइंट पर पेन है, तो हम इस टाइप से हम अपना इलेक्ट्रोड को पोजिशनिंग करें, ताकि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट पर हमारा क्या होगा, न्यू बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो। तो ये हमारा एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिलीफ ऑफ पेन, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, रिलीफ ऑफ पेन बाय द एक्टिवेशन बाय द पेन गेट कंट्रोल मैकेनिज्म। ये जो IFT जो होती है पेन को कंट्रोल करता है, पेन को कम करने के लिए देते हैं। कैसे करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसे करता है, ये पेन गेट कंट्रोल मैकेनिज्म से करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि जो IFT जो पेन को कंट्रोल करता है वो किस मैकेनिज्म से करता है, वो पेन गेट कंट्रोल मैकेनिज्म से करता है। समझ में आ रहा है ना। दूसरा पेन गेट कंट्रोल थ्योरी क्या है, हम आगे पढ़ेंगे गाइस। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, उसको एकदम सिंपली में हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इतना याद रखना कि IFT जो वर्क करता है पेन गेट कंट्रोल मैकेनिज्म पर वर्क करता है। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। दूसरा से मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा, और मोटर नर्व को जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सुडेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्सुडेट भरे होते हैं, जो ठीक एक्सुडेट मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे गड्ढे होते हैं, गड्ढे में कुछ खाली जगह में गड्ढे में पानी भर जाता है। ठीक है ना, वैसे टिश्यू में खाली जगह में हमारा एक्सुडेट भर जाते हैं। ठीक है ना, उसको एब्जॉर्प्शन करने में हमारा हेल्प करता है। और ये जो एक्सुडेट्स होते हैं वो स्वेलिंग कराता है। ठीक है ना, स्वेलिंग कराता है, एडिमा कराता है। इसको एडिमा और स्वेलिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये IFT देते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है गाइस, बाय द रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, बार बार रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, पंपिंग एक्शन होगा। पंपिंग एक्शन क्या होगा, तो जो भी भरा होगा है ना, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर जो खाली जगह में, वो क्या होगा, पंपिंग एक्शन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वहाँ से एक्सुडेट को क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है गाइस, समझ में आया ना। अब देखते हैं इंडिकेशन, हमारे इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो इंडिकेशन किस किस जगह पर हमें IFT को दे सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल पेन में दे सकते हैं। शोल्डर न्यूरोलॉजिकल पेन है, जितने भी नर्व से रिलेटेड पेन है, जैसे शोल्डर हैंड पे है, शोल्डर हैंड सिंड्रोम, फैंटम लिम्ब पेन, पोस्ट न्यूरोटिक न्यूरोलजिया। ठीक है ना, स्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, स्केलेटल डिसऑर्डर में क्या हो गया, माइल्जिया हो गया, फाइब्रोसाइटिस हो गया, टेंडिनाइटिस होता है, स्प्रेन स्ट्रेन। ठीक है ना, अब क्रोनिक इडिमा में दे सकते हैं। इडिमा में देंगे तो इडिमा को कम करता है, अभी बताएं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा बार है ना, वहाँ से एक्सुडेट को हटाएगा, एडिमा को कम करेगा। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, काउंटर इंडिकेशन देखें, काउंटर इंडिकेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन में काउंटर इंडिकेशन मतलब क्या होता है, समझ में। काउंटर इंडिकेशन वो होता है जिसमें हमें नहीं देना है। ठीक है ना, इंडिकेशन क्या होता है जिसमें हमें देना है। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोथेरेपी में यही नॉलेज बहुत जरूरी है कि किसमें हमें देना है, किसमें नहीं देना है। ठीक है गाइस, ठीक है।
एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं देना है, हीमोरेज कंडीशन में नहीं देना है। एक्यूट इन्फेक्शन में क्यों नहीं देना है? क्योंकि इन्फेक्शन है, अगर हम कर रहे हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हीमोरेज कंडीशन में हीमोरेज ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, ये ब्लीडिंग हो रही है और मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन और बार बार दे रहा हूँ, IFT दे रहा हूँ, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ट्यूमर स्प्रेड होने के चांसेस है, उसमें नहीं देना है। ओपन वुंड्स में देना ही नहीं है, ठीक है ना। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन में इन स्किन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वहाँ नहीं देना है क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है गाइज, ठीक है ना। एनेस्थेटिक पेशेंट में आप दे रहे हो, उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है ना, समझ में आ रहा है ना, तो उसमें नहीं देना है। अनरिलायबल पेशेंट में, अनरिलायबल जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, उस पेशेंट में भी नहीं देना है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इसके डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं गाइज? तो सबसे पहले बर्न्स हो सकता है, हाई इंटेंसिटी में अगर हम करंट यूज़ करेंगे तो बर्न कॉज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट कर सकता है, वोमिटिंग भी कॉज कर सकता है, ठीक है गाइज। तो ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप एक बार इसका रिव्यू अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बुक का मैं सारे कंटेंट को एकदम शॉर्ट में करके बनाया हूँ, ठीक है, और एग्जाम में इतना लिखेंगे सफिशियंट है गाइज, ठीक है ना। मैं खुद लिखा हूँ और अच्छे नंबर में आया हूँ, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को जहाँ मुझे लगा कि ये स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है, उसके हिसाब से मैं नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। तो ये हमने आज का अपना टॉपिक ख़त्म किया, क्या? IFT में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे हम सभी को ख़त्म किए हैं गाइज, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल। प्लीज़ गाइज, मैं यदि आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ, इसके लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस।